तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जो कि 2025 में होने जा रही है। इसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को हम लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज हम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आ गए हैं। इसी तरह से पूरा प्रैक्टिस हम आपका करवाने वाले हैं चारों सब्जेक्ट की। बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास में। आपको पता है आपकी एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी है, यानी 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इस पर बहुत ज़्यादा आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा। ठीक है, तो जो भी अभी आपको पढ़ा रहा है एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि वो सही कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है या नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट पटवारी में भी पढ़ाया गया था। पटवारी में मैनेजमेंट बहुत डीपली पढ़ाया गया था। आपके एग्जाम में इतना डीपली नहीं आने वाला है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कहीं पटवारी वाला कंटेंट ही तो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। उतना डीपली पढ़ने का समय ही नहीं है आपके पास में। बाल विकास है, बाल विकास एमपी टेट में डीपली पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके में क्या लिखा हुआ है, बालक की देखभाल केवल। ठीक है ना, यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे की देखभाल करना है। अब इसमें हमें किशोरावस्था पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, वयस्कावस्था पढ़ना ही नहीं है, तो काहे को उसको पढ़ें। तो क्या चीज़ आपको पढ़ना है उस पर आपको बेसिकली फोकस रहना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपकी महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं। वो नोट्स अभी आप लोग मंगवा लीजिएगा। यहाँ पर हम आपका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और उस नोट्स से आप कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें वही सारे चैप्टर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फालतू की कोई भी चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि फालतू का कोई कचरा आप पढ़ें। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपको पढ़ना है। इसके ऊपर विस्तृत वीडियो कल सुबह हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है कि इस 660 पोस्ट में एक पोस्ट आपकी पक्की हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल 45 नंबर की तैयारी के लिए मैनेजमेंट का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक सही समय पर पहुंच सकें। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 6 क्लासें डल चुकी हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें नोट्स के लिए, तो एमपी महिला सुपरवाइजर के जो सुपर नोट्स हैं वो आपको एक सब्जेक्ट मात्र 39 रुपये में अवेलेबल है। कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, मान लीजिए सामान्य ज्ञान ले रहे हैं, या फिर आप पोषण एवं स्वास्थ्य ले रहे हैं, या बाल विकास ले रहे हैं, या मैनेजमेंट ले रहे हैं, तो सिंगल सब्जेक्ट 39 रुपये का आपको मिलेगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। लेकिन कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, जैसे कि अभी सामान्य ज्ञान और पोषण एवं स्वास्थ्य, ये दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, इन दोनों की पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आपको 68 रुपये में मिल जाएंगे। अगर ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ में आप लेते हैं, 68 का आपको मिल जाएगा। अभी हम अगर बात करें मैनेजमेंट और बाल विकास, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। हमने आपसे कहा था कि 10 जनवरी को ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो कल ये आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। जिन लोगों ने 68 रुपये का पेमेंट कर दिया है वो लोग कल 40 रुपये का पेमेंट करके ये दोनों जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं ये भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर केवल जो लोग 68 रुपये का पेमेंट कर चुके हैं, यानी कि 10 जनवरी तक जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उनके लिए ही है। 11 जनवरी से सारे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और 11 जनवरी से कंप्लीट सब्जेक्ट का कंप्लीट पूरा नोट्स 128 रुपये का आपको मिलने वाला है। तो जो लोग 11 जनवरी को ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए आज से 128 रुपये में ये चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिलहाल पोषण एवं स्वास्थ्य और सामान्य ज्ञान, इन दोनों के नोट्स उपलब्ध हैं। इन दोनों के नोट्स अभी आप 68 रुपये में मंगवा सकते हैं। कब तक? 10 जनवरी तक। ठीक है, चलिए, सामान्य ज्ञान में आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, और कुछ प्रमुख महिलाओं के लिए जो योजनाएं वगैरह हैं वो सब आपको पढ़ना है। वो सारी चीज़ें आपको सामान्य ज्ञान के नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पोषण एवं स्वास्थ्य का 102 पेज का कंप्लीट नोट्स हमने बनाया है। एक ही पीडीएफ में उसको हमने प्रयास किया है कि सारा जो सिलेबस है वो एक ही पीडीएफ में आ जाए, जिससे अगर आप उसका प्रिंट निकलवाते हैं तो आप आसानी से निकलवा सकें। तो 102 पेज के अंदर हमने पोषण एवं स्वास्थ्य को अच्छे से खूब डिटेल में चित्र सहित कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग नोट्स मंगवा लीजिए। ठीक है, समझ गए हैं। इसके लिए करना क्या रहेगा, ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, छोटा कर देते हैं। इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
इसी पर आपको 68 रुपए का पेमेंट करना है 2 सब्जेक्ट के लिए, जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य एवं सामान्य ज्ञान, इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको इस पर पेमेंट करना है 68 रुपए का। नीचे लिखना है महिला पर्यवेक्षक नोट्स, ठीक है? और ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7052547003, इस नंबर पर व्हाट्सएप आपको कर देना है, तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, तो अब सीधे मैनेजमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। आज मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की पहली क्लास है। देखिए, तो ये देखिए पहला प्रश्न। मैनेजमेंट थोड़ा आपको कठिन लग सकता है क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य आपकी बायोलॉजी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है तो आप एक आइडिया लगा लेंगे। सामान्य ज्ञान जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, और इन सब पे हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल बता दें तो ये भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन पड़ने वाला है, तो ध्यान लगा करके पढ़िएगा और पूरी क्लासेस लीजिएगा, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बाद संप्रेषण को पूर्ण कहा जाता है, यानी कि जो संप्रेषण है उसको कब माना जाएगा कि ये पूरा हो गया है? ऑप्शन देखें। प्रतिपुष्टि के बाद, जिसे हम फीडबैक कहते हैं, संदेश भेजने के बाद, या फिर संदेश कूट लेखन के बाद, या फिर संदेश कूट वाचन के बाद। अब इस चारों का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रतिपुष्टि का अर्थ है फीडबैक, मतलब आपने कोई काम किसी ने किया, अब वो आपसे पूछता भाई ये सब्जी कैसी बनी थी, तो आप फीडबैक देते हैं ना कि हाँ भाई ये अच्छी बनी थी, इसमें नमक कम था या जो भी था, तो इसे हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है? संदेश भेजने का मतलब है आपने संदेश टाइप किया और सेंड कर दिया, तो इसे हम संदेश भेजना कहते हैं। संदेश कूट लेखन का अर्थ है कि कोडिंग, किसी भी संदेश को कोडिंग के द्वारा दूसरे के मोबाइल में पहुंचाया जाता है और डिकोडिंग के द्वारा उसको डिकोड करके जो है आप पढ़ते हैं, ठीक है? इन चारों का अर्थ समझ में आ गया। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रतिपुष्टि जब आपको प्राप्त हो जाए, जब फीडबैक आपको प्राप्त हो जाए, तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई ये जो संप्रेषण है वो पूरा हुआ। यानी आपने किसी को मैसेज लिखा, उसने मैसेज को प्राप्त किया, यानी डिकोड करके उसने पढ़ा, उसके बाद उसने आपको जवाब दिया, तब माना जाएगा कि ये जो संप्रेषण था दो लोगों के बीच में ये पूरा हो चुका है, ठीक है? देख लीजिए। संप्रेषण एक दो तरफा प्रक्रिया है और प्रभावी संप्रेषण सुरक्षित करने में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी जो भेज रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रतिपुष्टि अथवा फीडबैक उस प्रक्रिया को कहते हैं जो संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता प्रेषक को प्रदान करते हैं, यानी जिसको संदेश प्राप्त हुआ है वो रिप्लाई दे दे तो समझ लीजिए संप्रेषण पूरा हो चुका है, ठीक है? अच्छे से समझ के चलना। थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा शुरुआत में, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हुए चलेंगे जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट सामूहिक कार्य के लिए पुरस्कार किसको बढ़ाता है? कुल मिलाकर के आपने कोई अच्छा कार्य किया है समूह में, ठीक है? आपको पुरस्कार दिया गया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है सामूहिक सामंजस्य और मनोबल बढ़ेगा, आपसी गलतफहमी बढ़ेगी, समूह में नई प्रेरणा आएगी, या फिर केवल अस्थायी रूप से समूह का कल्याण होगा। बताइए, अगर आपको पुरस्कार दिया जाए तो आपके साथ में क्या होगा, आपके मन में क्या भावनाएं आएंगी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सामूहिक सामंजस्य और मनोबल बढ़ेगा। यानी कि समूह में आप लोग कार्य कर रहे हैं, आपने मान लीजिए आप एक कबड्डी टीम है, ठीक है? 11 लोगों की कबड्डी टीम मान लीजिए आप हैं, ठीक है ना? 11 की क्रिकेट टीम मान लीजिए, क्रिकेट टीम है। आपने कोई ट्रॉफी जीती, कोई टूर्नामेंट जीत लिया, आपको ट्रॉफी दी गई है। अब वो ट्रॉफी एक एक खिलाड़ी, जो भी खिलाड़ी देखेगा ना, उसके मन में ये भावना उठेगी कि हाँ ये मैंने ट्रॉफी जीती है, यानी उसका मनोबल बढ़ेगा। और जो समूह में सब लोग हैं उनका आपसी सामंजस्य बढ़ेगा कि इसी तरह से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर समूह बताया गया कि समूह क्या होता है। इस समूह के बारे में पूरा डिटेल हमने अपने पीडीएफ नोट्स में बता रखा है। समूह क्या होता है, संगठन क्या होता है, समुदाय क्या होता है, ये सब आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, एक समूह में केवल वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में कुछ मानदंडों और मूल्यों को साझा करते हैं। यानी कि जैसे आपकी क्रिकेट टीम है तो जितने भी लोग होंगे वो क्रिकेट के प्रति होंगे, यानी क्रिकेट को खेलते होंगे, तभी वो समूह में शामिल होंगे। पुरस्कार एक पुनर्बलन की घटना है। पुनर्बलन का अर्थ है कि आप किसी को, किसी मान लीजिए किसी का मोटिवेशन कह सकते हैं, पुनर्बलन को एक तरह से मोटिवेशन कह सकते हैं, जो एक समूह को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। पुरस्कार मिलता है तो वो समूह अच्छे से कार्य करने लगता है, ठीक है? चलिए अगला देखिए, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? क्रिस्टो ने, विग ने, प्लूटो ने, या फिर एरिस्टल ने? आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एरिस्टल ने यह कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आइए देखते हैं। आमतौर पर कोई भी आदमी अकेला नहीं रहता, ठीक है? मनुष्य लंबे समय तक किसी भी गांव में, मतलब कि अकेले हाल में नहीं रह सकता, ठीक है?
यहाँ पर कह लीजिए लंबे समय तक अकेला नहीं रहता है, वह मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप कहीं जंगल में उसको छोड़ देंगे और कह देंगे कि भाई तुम 1 महीने तक इसी जंगल में रहो, तो वो जंगल में रह सकता है क्योंकि उसके आस-पास चिड़िया होंगी, पक्षी होंगे और आपके जीव-जंतु होंगे, केवल व्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को एक बंद अंधेरे कमरे में छोड़ दीजिए, तो 2 दिन तक रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। उसके आस-पास कोई न कोई चाहिए जिसमें उसका मन लगा रहे, ठीक है ना? अब एरिस्टल के बारे में जानकारी लेते हैं, तो एरिस्टल एक यूनानी दार्शनिक थे और वे सिकंदर महान के शिक्षक थे। तो पूछा जा सकता है कि एरिस्टल कहाँ के निवासी थे? तो एरिस्टल जो है वो यूनान देश के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है? जैसे ही ये आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे, वैसे ही हम आपके लिए एक दिन में कम से कम 2 वीडियो लाएँगे। 15-15 वीडियो आपके हर सब्जेक्ट के हम लेकर के आएँगे। 15-15 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँगे, जिससे कि अगर आप पीडीएफ से थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिए हैं, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। उन 660 सीट में 1 सीट आपकी कन्फर्म रहेगी, ठीक है ना? चलिए, बाकी आपका मन है, आपने कोई और कोर्स खरीद रखा है 800, 850, 900 का, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हमारी ये जो नोट्स हैं ₹128 के चारों सब्जेक्ट के, वो ज़रूर लेकर के देखिएगा और डेली प्रैक्टिस में आइएगा। समाज शास्त्र में परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है? देखिए, परियोजना का काम बहुत तेज़ी से पूरा हो सकता है या शिक्षक और छात्र दोनों के लिए समय बचाता है। इसे राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में शामिल करें। इससे छात्रों की सृजनात्मकता, कौशल का विकास होता है। आइए आंसर देखें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये परियोजना कार्य होता क्या है? तो परियोजना कार्य आप एक तरह से कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं, उसको हम परियोजना कार्य के अंतर्गत रख सकते हैं कि एक जो छात्र है उसको बोला गया कि भाई तुम अपने घर पर जाओगे और इसके ऊपर पूरा विचार करके, पूरा प्रैक्टिकल करके, पूरी परियोजना करके लेकर के आओगे। मान लीजिए आपने उनसे कहा कि तुलसी के पेड़ में क्या-क्या होता है, इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल करके ले आइए। इससे होगा क्या? इससे छात्रों की सृजनात्मक कौशल का विकास होता है। छात्र जो होता है उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, नई-नई चीज़ें जो है करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तो ये परियोजना कार्य जो है वो स्पेशली छात्रों की सृजनात्मकता कौशल को बढ़ाता है। देखिए, तो परियोजना पद्धति एक शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चे कई दिनों या हफ्तों की अवधि में एक क्रियात्मक समस्या को हल करते हैं। आपने जो भी समस्या उनको दी है, वो उसके बारे में नई-नई चीज़ें ढूँढ करके ले आएँगे। आजकल देखते हैं जो मॉडर्न स्कूल हैं, मान लीजिए जो भी स्कूल आजकल चल रहे हैं, उसमें ये प्रैक्टिकल वर्क ज़रूर कराया जाता है। तो परियोजना कार्य घर के लिए ज़रूर दिया जाता है। अब थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लंबे समय में खत्म हो पाएँगे ना। चलिए, संप्रेषण में चैनल द्वारा प्रचुरता निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक है? यानी कि किसमें सबसे अच्छा संप्रेषण होगा? टेलीविज़न से, समाचार पत्र से, आमने-सामने के संप्रेषण से या फिर उपरोक्त सभी से? सही आंसर देखें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा संप्रेषण कब होगा? जब आप बैठे हैं, सामने आपका कोई मित्र या फिर मित्री बैठा है, ठीक है ना? तभी ये अच्छे से संप्रेषण हो पाएगा। बाकी टेलीविज़न से संप्रेषण होता है, आप न्यूज़ सुन रहे हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है। समाचार पत्र से भी इतना अच्छा संप्रेषण नहीं होता है, जितना अगर आप आमने-सामने बैठ कर के संप्रेषण करेंगे, तो सबसे अच्छा संप्रेषण का चैनल होता है आमने-सामने का संप्रेषण। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यही बातें इसमें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पंचवर्षीय योजना अलग से टॉपिक आपका दे रखा है और यही पंचवर्षीय योजना ही बाकी रह गई है आपके मैनेजमेंट में। इस वजह से पीडीएफ कंप्लीट नहीं हो पाई है, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी। किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की थी? चौथी ने, पांचवी ने, छठवीं ने या फिर सातवीं ने? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश के आर्थिक वृद्धि में, मतलब आर्थिक वृद्धि में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की थी। चलिए देखते हैं कब से कब तक शुरू हुई थी। देखिए, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। इसने भारत की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सोपानिक व्यवस्था में उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? तो मैस्लो ने सोपानिक व्यवस्था दी। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, इसमें उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा, शारीरिक, आत्मसम्मान या फिर आत्म वास्तविकता? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैस्लो के अनुसार आत्म वास्तविकता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, तो मैस्लो के पदानुक्रम में उच्चतम स्तर की आवश्यकताएं आत्म वास्तविकता की आवश्यकताएं हैं, जिसमें व्यक्तिगत विकास, आत्म साक्षात्कार और किसी की क्षमता की पूर्ति की आवश्यकता करना शामिल है। अब ये थोड़ी सी क्रिटिकल लैंग्वेज होगी, हम आपको समझा देते हैं। आत्म वास्तविकता का अर्थ है कि आप खुद में संतुष्ट हो जाइए, यही आत्म वास्तविकता होती है। सिंपल सी ये बात है। इस पूरे मतलब का एक ही अर्थ है कि आप खुद में संतुष्ट हो जाइए, यही आत्म वास्तविकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
अब ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं आपकी महिला पर्यवेक्षक से, जैसे छत्तीसगढ़ की हो गई, बिहार की हो गई, तो वहाँ से भी हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 21 मार्च। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है देखिए, तो 31 अगस्त को गैर अधिसूचित आदिवासी समुदायों के द्वारा भारत में विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली यह गैर अधिसूचित जो आदिवासी समूह हैं उनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आरंभकर्ता या पहलकर्ता के रूप में नेता की भूमिका नहीं होती है? लीडरशिप वाले चैप्टर से ये प्रश्न आया है और हमने अलग से पढ़ा रखा है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो लीडरशिप का ही है, ठीक है ना। जहाँ से मैनेजमेंट की जब आप शुरुआत करेंगे पीडीएफ में आप देखेंगे तो चैप्टर जो 1 लिखा हुआ है वो लीडरशिप से ही शुरुआत हुई है। देखिए, तो ऑप्शन ए है काम करने के नए तरीकों की कल्पना करना, मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना, परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वाभास, गतिविधि की स्पष्ट रूपरेखा तय करना। तो एक नेता का कार्य क्या होता है? अब आप अपने आप को एक नेता के रूप में सोचिए। अब समझिए, काम करने के लिए नई तरीकों की कल्पना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे हम अपनी पार्टी को जिता सकते हैं, क्या कर दें, चलिए ये कैंपेन शुरू कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। यानी काम करने के लिए नए तरीकों की कल्पना आप करेंगे। इसमें कहा गया कि कौन सी नहीं है, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है, कौन सा जो है नेता के लिए सही नहीं होगा। मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना। भैया जो नेता होता है वो ना तो किसी का मित्र होता है और ना ही किसी का दोस्त होता है। आपने सुना भी होगा ना, उसमें एक कौन सी एक वेब सीरीज है मिर्जापुर, उसमें कहता है भैया नेता कुछ नहीं देता, ठीक है ना। तो नेता जो है मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना नेता का मुख्य काम नहीं होता है। बाकी परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वानुमान, उसको पूर्वानुभास हो जाता है कि अब क्या परिवर्तन होने वाला है। मोदी जी को पता चल जाता भैया यहाँ पर एमपी की बात कर लीजिए आप, तो एमपी के सभी मुख्यमंत्री को पता चल चुका है कि लाडली बहना योजना आप चालू कर दो, आपका काम हो जाएगा। यानी उसको पूर्वाभास हो गया है कि लाडली बहना योजना ही हमको जिताने वाली है। तो लाडली बहना योजना पर लगातार खर्च किया जा रहा है। इससे क्या हुआ, इनको पूर्वाभास हो चुका है कि लाडली बहना योजना काम करेगी। गतिविधि की स्पष्ट रूपरेखा तय करना, ये भी कार्य नेता का होता है कि कौन सी गतिविधि कैसे चलेगी। जैसे कि माननीय यादव जी ने कहा था कि हम 2024 में 1 लाख पदों की भर्ती करने वाले हैं। अब 2024 में 30 दिसंबर हो गया, पता ही नहीं चला ये कब भर्ती आने वाली है। अचानक से 31 दिसंबर को क्या हुआ, 6 नोटिफिकेशन डाल दिए, ठीक है ना। अब ये 6 के 6 नोटिफिकेशन काउंट किस में होंगे? 2024 में काउंट होंगे, क्योंकि लास्ट दिन आए हैं लेकिन आए तो 2024 में है, जिसमें आपका महिला परीक्षक भी है। तो ये इस तरह से जो है उनको पता रहता है कि कब इनको क्या काम करना है। तो ये नेता के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया कि कौन सा नेता के लिए जरूरी नहीं है। तो मित्रता और स्वीकृति ये नेता के लिए आवश्यक नहीं होती है। देखिए, एक नेता पहलकर्ता के रूप में काम करने के नए तरीकों की कल्पना करता है, वह परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वाभास करता है। बाकी यही सारी चीज़ें दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? यानी पंचायती राज के ऊपर कौन सी योजना अवधि में जोर दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, सातवीं या फिर नवीं पंचवर्षीय? चलिए आंसर देखें, एक मिनट। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज पर जोर दिया गया था। आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर कार्य किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, लेकिन पंचायती राज पर जो जोर है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। कब से कब तक, आइए देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था और राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज की बात सामने आई थी। यह योजना 1956 से 1961 तक एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत तंत्र के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को फिर से मजबूत करने की अवधि थी। बाकी आप पंचायती राज के बारे में पीडीएफ में देख सकते हैं, मैनेजमेंट की पीडीएफ में पंचायती राज के बारे में आज हम जो है कंप्लीट कर देंगे, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारी योजनाएं, पंचायती राज वगैरह सब कुछ मिलेगा वहाँ पर आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक शोध योजना को क्या किया जाना चाहिए? यानी कि जो एक शोध योजना होती है, शोध योजना का अर्थ है कि एक किसी चीज़ को टारगेट करके उसके ऊपर कार्य करना, एक्सपेरिमेंट करना को क्या किया जाना चाहिए? तो विस्तृत किया जाना चाहिए, समीक्षा टिप्पणी के लिए दूसरों को दिया जाना चाहिए, एक शोध अध्ययन के लिए तर्क निर्धारित करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक शोध योजना जो होती है उसको विस्तृत किया जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि हाँ आज हमने इस पर शोध किया है, इस पर प्रैक्टिकल किया है, तो अब इसके आगे भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एडिसन ने बल्ब नहीं तैयार किया होता और न्यूटन महोदय ने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की होती। जो एप्पल गिरा था उस एप्पल को लेकर के खा लेते, काम खत्म कर देते, ठीक है ना। तो आपको
फिजिक्स पढ़ने को नहीं मिलती, ठीक है। तो उन्होंने शोध किया और उसको और विस्तृत करते चले गए और 3 नियम उन्होंने जो है गति के दिए थे। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। समीक्षा टिप्पणी के लिए दूसरों को दिया जाना चाहिए। हाँ, जो शोध योजना है उसको आपने कंप्लीट कर लिया, उसको दूसरों को दीजिए, भैया हमने ये शोध किया है, ये प्रैक्टिकल किया है, ये एक्सपेरिमेंट किया है, देखिए सही है या नहीं है। एक शोध अध्ययन के लिए तर्क निर्धारित करती है, बिल्कुल सही बात है। जो भी शोध आपने किया है वो एक तर्क निर्धारित करेगा, दूसरे के मन में तर्क आएगा, दूसरे के मन में प्रश्न आएगा कि हाँ, ये चीज़ कैसे किया आपने, सही किया या गलत किया। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शोध योजना में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। प्रारूप क्या होता है, तो एक शोध योजना निम्नलिखित प्रारूप में बनाई जा सकती है। पहला, विश्लेषण के लिए प्रश्न होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आप उसमें करने वाले हैं पहले ही सोच के रखेंगे। परिकल्पना आप पहले से ही सोच के रखेंगे कि क्या हम इसमें हमको क्या मिलने वाला है ये करने के बाद में। अभिप्राय और उद्देश्य क्या रहता है, किस लिए आप कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है, और शोध रेखा चित्र, ये 4 चीज़ें आपको एक शोध योजना यानी प्रैक्टिकल योजना के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो मैनेजमेंट बहुत कठिन टॉपिक है, ठीक है, आपके समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकल जो आपकी भाषा क्रिटिकल भाषा दी गई है बेसिकली उसी पर फोकस होकर पढ़ाएं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। इसीलिए वास्तविकता से जोड़ते हुए आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी बहनों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए भैया अगला देखिए, समाज मिति का पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया था? J.L. मोरेनो, सेल्डन, क्रेसमेकर या कोई नहीं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.L. मोरेनो के द्वारा समाज मिति का पहली बार प्रयोग किया गया था। अब ये समाज मिति के बारे में पूरा दिया गया है, यहाँ पर आप समाज मिति पढ़ सकते हैं, बाकी PDF में भी दे रखा है, वहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, और PDF पूरी थ्योरी वाली रहेगी, ठीक है ना, पूरी थ्योरी आपको PDF में देखने को मिलेगी मैनेजमेंट की। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां क्या क्या उपस्थित होता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पहले ऑप्शन देखते हैं, समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह की प्राथमिकता होती है, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, तो ग्रामीण समुदाय उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो एक साथ रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, कृषि कर लेना, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है। जिनका समुदाय अल्प विकसित और कम जागरूक होता है, तो गांव में आप ज़्यादातर देखेंगे छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है ना, तो कम विकसित होता है और अल्प विकसित जो है इनका समुदाय होता है। ऑप्शन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सोशियोलॉजी एज एंड आर्ट फॉर्म, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखना, ये पुस्तकों से भी प्रश्न आपके आते हैं, तो पुस्तकों को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, टॉलकल पार्सन्स के द्वारा, सी राइट मिल्स के द्वारा, या फिर एल्विन गोल्डेनर के द्वारा, या फिर रॉबर्ट निस्बेट के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉबर्ट निस्बेट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, सोशियोलॉजी एज एंड आर्ट फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का आपका आखिरी प्रश्न होगा। देखिए, तो एक पूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध दर्शाने वाले ज्यामितीय निरूपण को क्या कहते हैं? आयत चित्र कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, दंडारेख कहते हैं, या फिर चित्र ग्राफ कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब समझाते हैं कि क्या है ये आपका एक पूर्ण, तो ये आपका पूर्ण हो गया, ठीक है। पूर्ण में और उसके भाग के बीच, अब मान लीजिए इनमें से कोई ये भाग काट दिया, ठीक है, दर्शाने वाले ज्यामितीय निरूपण को क्या कहते हैं? तो ये आपका पाई चार्ट होता है। ये 360 डिग्री का हो जाएगा, या इसको 100% मान लेंगे। ये आपका मान लीजिए 20 डिग्री काट लिया, या मान लीजिए 10% काट लिया। ऐसे आपने कई बार मैथ में पढ़ा होगा। तो ये जो चार्ट में हम इसको दर्शाते हैं कि एक पूरे भाग के किसी छोटे से भाग को काट लेने पर क्या कैसा आएगा, इसको हम किस में दर्शाते हैं? इसको हम पाई चार्ट में दर्शाते हैं। ऐसे चार्ट को हम पाई चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, तो ये नंबर थोड़ा गलत लग गया, ठीक है ना, इस पर फोकस मत कीजिएगा। एक चर में विभिन्न घटकों के भाग को दिखाने के लिए पाई चार्ट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न शीर्षों पर एक पुस्तकालय के व्यय को पाई चार्ट में दिखाया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये पुस्तकालय है, इसकी कमाई मान लीजिए 2000 रुपये हुई है महीने की। अब वो कहेगा कि पेन पर इतनी कमाई हुई 10%, किताबों पर 5%, अन्य चीज़ों पर 15%। ऐसे हम जो परसेंट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हम पाई चार्ट के अंदर उसको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, समझ में आ गया आपको पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका हमने आपको जो है मैनेजमेंट वाली क्लास करवा दी है, पहली क्लास प्रैक्टिस क्लास। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, ये गलत लिख गया है, 7052547003। इस नंबर पर मैसेज करके अपनी PDF नोट्स प्राप्त कर लीजिए। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप 10 जनवरी तक लेते हैं तो ये नोट्स आपको जो हैं 68 रुपये में 2 सब्जेक्ट प्राप्त होंगे,
और जिन लोगों ने 68 रुपये में 2 सब्जेक्ट लिए हैं, केवल उन्हीं के लिए 40 रुपये और पे करके वो लोग बाकी बचे 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी कि उनको ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो आपका नोट्स है वो 108 रुपये का पड़ेगा। ठीक है? कब तक? 10 जनवरी तक। ये 10 जनवरी तक के लिए ऑफर है और केवल उनके लिए जिन लोगों ने पहले 68 रुपये पे कर दिए हैं। अभी भी आप 68 रुपये पे कर सकते हैं अगर आप 10 जनवरी से पहले देख रहे हैं। ठीक है? 11 जनवरी से क्या होगा? 11 जनवरी तक ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे 11 जनवरी को, जो कि 128 रुपये के होंगे। ठीक है? 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको दिए जाएंगे। अभी आप किताब मंगाते हैं तो 800 या फिर 900 से कम की इन चारों सब्जेक्ट की किताब आपको नहीं मिलेगी और उसको पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे और कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पेपर भी आपको 28 का आपको पेपर है। ठीक है ना? तो परेशान हो जाएंगे। ऐसे में आप लोग ये नोट्स मंगा लीजिए। मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। सिंगल सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो 39 रुपये का आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है? अब ऐसे सिंगल सिंगल लेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हमने 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट कर दिए हैं। चारों सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 128 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। तुरंत इस नंबर पर जो है आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 7052547003। ये नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है ना? ये देखो, ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है? चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और आज आखिरी दिन है, 9 जनवरी को ये वीडियो बनाई जा रही है। 9 जनवरी, 10 जनवरी, 2 दिनों के अंदर अगर आप मंगाते हैं तो आपको ये नोट्स 108 रुपये के मिल जाएंगे। 10 जनवरी के बाद ये नोट्स आपको 128 रुपये के मिलने वाले हैं। ठीक है ना? सारी चीज़ें समझ में आ गई। जिन लोगों ने 68 का पेमेंट कर लिया है, आप लोगों को दोनों स्क्रीनशॉट भेजना है, तभी आपको 40 रुपये में नोट्स मिलेंगे। 68 रुपये वाला स्क्रीनशॉट और 40 रुपये वाला स्क्रीनशॉट, दोनों नोट्स भेजना। सर हमने 68 का पहले कर दिया था, 40 का ये रहा, आप हमें बाकी बचे दोनों सब्जेक्ट दे दीजिए, तो वो दोनों सब्जेक्ट आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपकी जो वीडियो आने वाली है वो हम एक काम करते हैं, बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आते हैं कल। ठीक है? डेली ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।